Hello, my dear students. How are you? I hope you will fit and fine. तो nowadays we are studying world history. वर्ड का इतिहास, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राइज ऑफ नेशनलिज्म, उसके रीजन क्या थे, क्या कारण थे. तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा जो मिडिल वर्ग था, तो एक नए मिडिल वर्ग का उदय होता है और एक नई विचारधारा राष्ट्रवाद की लिबरलिस्ट नेशनलिज्म, उसका उदय होता है. और इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति भी इसके लिए जिम्मेदार थी. जो फ्रांस की क्रांति होती है उसको बेस माना जाता है, आधार, इसीलिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ. ठीक है. और एक नई कुछ रूढ़िवादी परंपराएं आपने पढ़ी 1850 ईस्वी में आई और कुछ रेवोल्यूशनरीज हुए, क्रांतिकारी. ठीक है. तो वो किस लिए अपने स्टेप्स, अपने विचार प्रस्तुत करते थे. उस समय की जो परंपराएं थी कि जो हमारा वर्थ राइट है, लिबर्टी इज अवर वर्थ राइट, इसको कोई भी दबा नहीं सकता है. ठीक है. तो सरकार के मत में ऐसे लोग जो इन चीज़ों का फेवर करते थे उनको क्रांतिकारी कहा गया. तो क्रांतिकारी हुए, उसके कारण भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड फॉक लोर, तो जो लोक कथाएं थी और भाषा थी, उसका भी योगदान था यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में. नेशनलिज्म वॉज डेवलप्ड नॉट ओनली by the wars and regional expression, but arts, epics, folktales and music also contributed in expressing the feeling of nationalism. राष्ट्रवाद का जो विकास है वो सिर्फ not only by the wars, सिर्फ युद्धों से नहीं हुआ है, ना कि जो क्षेत्रीय रीजनल एक्सप्रेशन है, विस्तार और कलाएं हैं, उससे नहीं, बल्कि कला, एपिक्स और जो लोक कथाएं हैं, म्यूजिक है, इसका भी बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन रहा है लोगों के अंदर एक्सप्रेसिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको व्यक्त करने में कला, फॉक टेल्स, म्यूजिक, इसका भी योगदान रहा है. ठीक है. द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज केप्ट अलाइव बाई कम्युनिकेटिंग nationalistic message to large number of people with the help of dialects and folk literature. बहुत बड़ी संख्या में जो लोकल लोग थे, ठीक है, उनसे उन्हीं की भाषा में मैसेजिंग करते थे. कम्युनिकेटिंग नेशनलिस्टिक मैसेजेस टू अ लार्ज नंबर पीपल विद द हेल्प ऑफ डायलेक्ट्स एंड फोक लिटरेचर. जो उनकी लोकल की भाषा हुआ करती थी, लोकल का साहित्य हुआ करता था, उन्हीं की भाषा में हम उनको संदेश भेजते थे, उनको बात करते थे. ठीक है. तो इससे भी लोगों में क्या हुआ, जो राष्ट्रवाद है उसका उदय हुआ. लैंग्वेजेस also played an important role in developing the feeling of nationalism. तो लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने के लिए, जागृत करने के लिए भाषा का भी बहुत अधिक योगदान रहा. लैंग्वेज also played an important role. Okay? After the Russian domination, Polish language was forcefully removed from school and the Russian language was forced upon to every place. रूसी भाषा का जब कब्जा हो गया तो उसके बाद जो पोलिश भाषा थी उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली रिमूव किया गया स्कूलों से. एंड द रशियन लैंग्वेज वाज फोर्स्ड अपॉन द एवरी प्लेस, और रशियन लैंग्वेज को प्रत्येक स्थान पे लागू किया गया, ज़बरदस्ती लादा गया, फोर्सफुली. ओके. जब स्कूलों से पोलिश भाषा हटा दी गई, उसके बाद जो रूसी भाषा थी उसको ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर लादा गया. जैसे हम लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं इंग्लिश, जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको फोर्सफुली कह सकते हैं उन्होंने कि लादा एक तरीके से. इन 1831 AD there was an armed revolt took place against Russia that was
फाइनली सप्रेस्ड। 1831 में एक आर्म रिवॉल्ट हुआ रसिया के खिलाफ, जिसको दबा दिया गया, कुचल दिया गया। Several members of this revolt used languages as weapon for the revolt। और बहुत सारे जो सदस्य थे वो विरोध करने के लिए भाषा को हथियार बनाते थे, लैंग्वेज को हथियार बनाते थे। In church events and in entire religion education, Polish language was used। चर्च में तो चर्च के कुछ इवेंट होते थे और दूसरी जो रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षाएं हुआ करती थी, उसमें पोलिश भाषा का इस्तेमाल हुआ करता था और जिसको वो बैन करते थे। पोलिश लैंग्वेज वॉज सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन। जो रूसी डोमिनेशन हो गया था, रूसी प्रभुत्व स्थापित हो गया था, उसके खिलाफ जो पोलिश भाषा का यूज किया उन्होंने, वो एक संघर्ष के प्रतीक, एक सिंबल के रूप में देखी जाने लगी। पोलिश लैंग्वेज वॉज सीन एज अ सिंबल, ठीक है, इसको एक प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन, जो रशियन प्रभुत्व था उसके खिलाफ उन्होंने पोलिश जो भाषा थी उसका उपयोग एक, कह सकते हो, वीपन्स के तौर पे किया, एक हथियार के तौर पे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। Since the beginning of the human civilization to the 19th century, the entire activities across the world were performed by tools that were operated by hands। जब से इस मानव सभ्यता का शुरुआत हुआ है, जब से इस मानव सभ्यता की उत्पत्ति हुई है, तो 19वीं शताब्दी के पहले तक, 19th सेंचुरी, तो जो सारा इंटायर एक्टिविटीज हुआ करता था अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, वह उसको परफॉर्म किया जाता था बाई टूल्स। कैसे? औजारों से, दैट वर ऑपरेटेड बाई हैंड्स। ऐसे औजार जो कैसे चलाए जाते थे? हाथों से, हस्तचालित औजारों से सारा काम किया जाता था 19वीं शताब्दी से पूर्व। मैन इन्वेंटेड न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी that resulted in limitless power of their working capacity। धीरे धीरे मानव ने ऊर्जा के नए नए स्रोतों की खोज कर ली। इससे जो वर्क था उसकी कोई लिमिट नहीं रही। लिमिटलेस पावर, असीमित पावर, देयर वर्किंग कैपेसिटी, उनके कार्य करने की क्षमता और अधिक बढ़ गई। स्टीम पावर, इलेक्ट्रिक कंबस्टन, गैस एंड various other areas were symbol of progress which resulted into the invention of atomic energy। बहुत सारी पावर्स, जिसमें स्टीम पावर, जिसको वाष्प शक्ति कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंबस्शन, विद्युत ज्वलन जिसको कहते हैं, गैस आदि क्षेत्रों में मानव ने नए नए आविष्कार किए और जिसके परिणाम स्वरूप अणु ऊर्जा का आविष्कार हुआ। ठीक है। इन द होल वर्ल्ड इंडिया वॉज कंट्री विद कॉटेज इंडस्ट्री। पूरे वर्ल्ड में भारत में क्या होते थे? घरेलू उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, वेयर हाई क्वालिटी स्टील वॉज प्रोड्यूस्ड, जहां उच्च क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस किया जाता था। यूजिंग आयरन फर्नेसेस सिंस एनिशियंट टाइम, प्राचीन समय से ही लोहे की जो भट्टियां होती थी, आयरन फर्नेसेस होती थी, उसमें उच्च क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस किया जाता था। वन ऑफ इट्स मेजर एग्जाम्पल इज द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, और इसका एक मुख्य उदाहरण है दिल्ली का लौह स्तंभ, आयरन पिलर, विच इज स्टिल स्टैंडिंग विदाउट गेटिंग डस्टेड, जो आज भी बिना जंग लगे खड़ा हुआ है। वेराइटीज ऑफ सीड्स इन एग्रीकल्चर एंड स्वैपिंग एंड मिक्स फार्मिंग इज द गिफ्ट ऑफ इंडिया। जो कृषि की अलग अलग उन्नत किस्में हैं, वेराइटीज ऑफ सीड्स इन एग्रीकल्चर, कृषि में जो अलग अलग उन्नत किस्म के बीज
आप यूज़ करते हैं। और जो मिश्रित कृषि है, मिक्स फार्मिंग है, ये किसका उपहार है? दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ इंडिया। ये भारत का ही उपहार है। मिश्रित कृषि और जो बीज हैं अलग अलग प्रकार के, ये भारत का ही उपहार है। भारत में इस प्रकार की प्रथा शुरू हुई। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड ब्रिजेज इन इंडिया हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन गिविंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंडस्ट्रीज। बांधों का निर्माण, पुलों का निर्माण, इससे जो भारत की आधारभूत ढांचागत व्यवस्था है, इंडस्ट्रीज हैं, उसको एक नई दिशा मिली। इन्होंने, पुलों ने, बांधों ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। एंड गाइडेंस टू द इंटायर वर्ल्ड, और पूरे संसार को एक मार्गदर्शन दिया। थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो द राम सेतु बिल्ट बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया इज एन एग्जाम्पल। हजारों साल पहले एक बांध बना जिसको राम सेतु के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका और भारत के बीच। ये किसका उदाहरण है? एंड इट्स कंस्ट्रक्शन मेथड इज आल्सो डिस्क्राइब इन अवर शास्त्राज। और इसका निर्माण कैसे हुआ, इसको बनाया कैसे गया, इसका जो मेथड है, तरीका है, उसको भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। बिफोर 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी से पहले, एन एक्सलेंट सेटअप ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स वाज प्रेजेंट इन इंडिया। 19वीं शताब्दी से पहले भारत की जो कृषि व्यवस्था है बहुत शानदार हुआ करती थी। इसकी इंडस्ट्रीज, व्यापार, कॉमर्स, ये बहुत ही अच्छी स्थिति में थे। वाइल थाउजेंड ऑफ द सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन स्टार्टेड न्यू एक्सपेरिमेंट इन 19th सेंचुरी। जबकि जो पूरी दुनिया है उसमें 19वीं शताब्दी के बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, प्रयोग किए गए, लेकिन हमारे भारत में इससे पहले हमारे कृषि, हमारे उद्योग धंधे, हमारा व्यापार, हमारी अर्थव्यवस्था, जो हमारा वाणिज्य, ये बहुत ही उन्नत दशा में था। जबकि हजारों देशों ने क्या किया? वाइल थाउजेंड ऑफ द सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन, जिसको हम विकसित राज्य कहते हैं, उन्होंने 19वीं शताब्दी के बाद में नए नए एक्सपेरिमेंट शुरू किए जिनको हम पहले से यूज करते थे। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? The Industrial Revolution refers to those basic changes happen in the production system due to which people got the opportunity to work in large-scale industries using modern means of transportation instead of doing traditional farming, business and working in cottage industries. औद्योगिक क्रांति का मतलब ये होता है कि जो हम लोग अभी तक प्रोडक्शन करते थे, जो प्रोडक्शन सिस्टम था उसमें परिवर्तन हुए, और जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनको हमने लार्ज स्केल पे बढ़ाया, और जो आधुनिक साधन हैं, मॉडर्न मीन्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है, उनको हम यूज करते हैं बजाय किसके? पारंपरिक तरीकों को, ठीक है। और बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। जो हम कॉटेज इंडस्ट्रीज में वर्क करते थे, अब उनको हम बड़े स्तर पे नए नए साधनों का उपयोग करके करते हैं। इसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। द वर्ड Industrial Revolution was used by European scholar named जर्सिस मिस्ले। जो वर्ड आप सुनते हैं औद्योगिक क्रांति, इसका शब्द एक यूरोप का विद्वान था, ठीक है, जर्सिस मिस्ले, इसने किया था। ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस का था। एंड कैड्रिक एग्मे ऑफ जर्मनी, और कैड्रिक एग्मे जर्मनी का था। इन लोगों के द्वारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शब्द का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? कैड्रिक एगम और जर्जिस मिस्ले, ठीक है, कैड्रिक एंजेम द्वारा और जर्जिस मिस्ले द्वारा इस शब्दों का यूज किया गया। किसका? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जर्जिस मिस्ले, कैड्रिक एंजेम, ओके। अर्नोल्ड टॉयनबी इन हिज बुक, अर्नोल्ड टॉयनबी ने किताब लिखी है लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बुक किसने लिखी है? अर्नोल्ड टॉयनबी ने, ठीक है।
क्लैरिफाइड दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज नॉट अ सडन इवेंट। उन्होंने इसमें स्पष्ट किया है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, सडन इवेंट नहीं है, रादर इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस। ये क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, प्रोग्रेस है ऑफ डेवलपमेंट। जो विकास हुआ है इसका एक निरंतर चलने वाला विकास है, ये सतत प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन G.W. साउथगेट, एक इतिहासकार हुए हैं G.W. साउथगेट, उनके अनुसार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज अ चेंज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच हैंडीक्राफ्ट वॉज रिप्लेस्ड बाई मैकेनिकल टूल्स। G.W. साउथगेट के अनुसार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें जो हैंडीक्राफ्ट था उसको रिप्लेस कर दिया गया है मैकेनिकल टूल्स में। जो कार्य हाथों से होता था मशीनों से होता है। विच वर ऑपरेटेड बाई पावर एंड दस आर चेंज अकॉर्ड इन द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। और जो मशीन है वो पावर से, शक्ति से चलती है। तो इस प्रकार इंडस्ट्रीज में परिवर्तन हुआ, उसमें डेवलपमेंट हुआ। इन प्लेस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री द वर्क स्टार्टेड इन फैक्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज के बजाय अब कार्य कहाँ होने लगा? फैक्ट्रीज में होने लगा था, कारखानों में होने लगा था। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन C.D. हैजन के अनुसार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रेफर्स टू द मैकेनाइजेशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? C.D. हैजन का मत है कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हुआ करता था उसका मशीनीकरण, उसका मैकेनाइजेशन ही क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। किसके अनुसार? C.D. हैजन के अनुसार। ओके। अकॉर्डिंग टू दिविज के अनुसार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज रेफर्ड टू दो चेंजेस विच हैड मेड it possible for the man to leave the traditional method of production and start producing goods in factories on a large scale. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा तरीका है जिसने लोगों को कहा कि जो पारंपरिक मेथड है उसको छोड़ो, मीन्स पारंपरिक मेथड्स को छोड़ के फैक्ट्रियों में बड़ी स्तर पे सामान बनाना मशीनों की सहायता से, यही क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। किसके अनुसार? डेविस के अनुसार। ठीक है। तो सभी ने अपने हिसाब से अलग अलग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की परिभाषाएं दी हैं। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेज पार्ट 8, जो साइंस का इंसाइक्लोपीडिया है, साइंस का विश्वकोश है, उसके अनुसार, उसके खंड 8 के अनुसार द इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, आर्थिक और तकनीकी विकास, विच हैड बिकम मोर पावरफुल एंड रैपिड इन 18th सेंचुरी, जो अधिक शक्तिशाली हो गया और अधिक तेज भी हो गया, रैपिड हो गया 18th सेंचुरी में, थ्रू विच द मॉडर्न इंटरप्रेन्योरशिप वॉज बॉर्न। तो जो आप आधुनिक इंटरप्रेन्योरशिप देख रहे हैं, ठीक है, उद्योगवाद देख रहे हैं, इसका उदय हुआ और इसी को क्या कहा गया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा गया। जो इंसाइक्लोपीडिया है साइंस का खंड 8, उसके अनुसार जो आर्थिक और तकनीकी विकास हुआ और अधिक पावरफुल हो गया और इसने गति पकड़ ली 18वीं शताब्दी में, जिससे जो आधुनिक उद्योगवाद है, इंटरप्रेन्योरशिप है, उपक्रम है उद्योग का, इसका उदय हुआ और इसी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा गया। वी कैन कंक्लूड दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रेफर टू एन इकोनॉमिक सिस्टम। अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसको हम इकोनॉमिक सिस्टम कह सकते हैं, विच इंटर्स इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेज ऑफ ट्रेडिशनली लो प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। जो पहले कम उत्पादन होता था
पारंपरिक तरीके से हम उत्पादन करते थे उससे बाहर निकल के आया। वेयर एज इन एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द प्रोडक्शन लाइफ स्टाइल एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीज एंड प्रोडक्शन रेट्स इंक्रीज इंटरनली। तो इससे हुआ क्या, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई इससे प्रोडक्शन में वृद्धि हुई, जीवन जीने का जो लाइफ स्टाइल है उसमें परिवर्तन हुआ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई और प्रोडक्शन जो रेट है वो हमेशा बढ़ता रहा, इंक्रीजिंग इंटरनली, विच इन टर्न हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल सोसाइटी एंड द स्टेट। और इसका जो प्रभाव है, ठीक है, इसका प्रभाव आपको मानव और सोसाइटी और किसी स्टेट पे देखने को मिलता है। ठीक है, जो ये प्रोसेस पे हुआ, प्रक्रिया हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, इससे परिवर्तन हुए, इसके क्या असर हुए, तो इसका असर आपको सोसाइटी पे, स्टेट पे आपको देखने को मिल सकता है। चेंजेस आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बाद क्या परिवर्तन हुए। प्रोडक्शन वर्क दैट वाज अर्लियर accomplished by hand now started to be done by machines that ran on power। पहले जो कार्य हाथों से चलता था, हाथों से जिन हम टूल्स को चलाते थे, अब हम उसको पावर से चलाते हैं। ठीक है, ऐसे हम टूल्स का यूज़ करते हैं जो पावर से चलते हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वर स्टार्टेड टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स। जो स्टील इंडस्ट्रीज थी उनको बढ़ाया जाने लगा लोगों की मांग की पूर्ति करने के लिए। Due to the use of power run machine in agriculture, farming started on large farms instead of smaller ones। क्योंकि अब नए नए यंत्र आ गए थे, नई नई मशीनें आ गई थी, तो इसलिए छोटे छोटे फार्म्स की बजाय अब बड़े बड़े फार्म्स पे खेती की जाने लगी थी। द बैंकिंग सिस्टम डेवलप ड्यू टू द कॉन्स्टेंट यूज ऑफ करेंसी। करेंसी के निरंतर यूज के कारण अब बैंक व्यवस्था थी उसमें भी विकास होने लगा था। ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन्स and mechanized ships there was a drastic changes in the transport system। स्टीम इंजन से और जो मैकेनिकल शिप्स थे उनके विकास के कारण, आविष्कार के कारण जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड एन ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग मैकेनिज्म वाज डेवलप्ड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को डेवलप करने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए एक संगठित जो व्यापार तंत्र था उसको विकसित किया गया। ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग मैकेनिज्म, द प्रिंसिपल ऑफ लेस ह्यूमन लेबर एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन वाज एडॉप्टेड। और कम मानव श्रम, लेस ह्यूमन लेबर एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन, और अधिक से अधिक उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। व्हाई डिड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम इंग्लैंड। जो औद्योगिक क्रांति है उसकी शुरुआत इंग्लैंड से ही क्यों हुई। England was the first country that experienced modern industrialization। इंग्लैंड पहला देश था जहां सबसे पहले जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आधुनिक औद्योगिकरण है, इसकी शुरुआत हुई। इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, इंग्लैंड हेल्ड सेवरल कंडीशन विच मेड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर हम यूरोप के दूसरे देशों की बात करें तो इंग्लैंड ही ऐसा देश था जहां ऐसी परिस्थितियां थीं कि उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सबसे पहले शुरू किया, प्रारंभ किया। तो क्या कंडीशंस थी, क्यों इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुई। रॉ मटेरियल, लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का बहुत विस्तृत एक औपनिवेशिक कॉलोनियल साम्राज्य। तो रॉ मटेरियल एंड अ न्यू मार्केट वर अवेलेबल इन द कॉलोनियल एम्पायर ऑफ द 18th century, while other European countries did not have such colonies। जो कच्चा सामान है, ठीक है, और नए बाजार, न्यू कॉलोनियल एम्पायर, ये 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ करते थे जो दूसरे यूरोपीय देशों में नहीं थे। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल माइंस एट नियर बाई एरियाज इंग्लैंड। इंग्लैंड के आसपास नए नए कोल माइंस क्या थे और आयरन थे, उनकी उपलब्धता आसपास ही थी। द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल माइंस एट नियर बाई एरियाज फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ आयरन। सॉलिड आयरन वॉज नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स। इंग्लैंड में जो लोहा था और कोयला था
उसकी खाने पास पास थी। इसके कारण जो पक्का लोहा था, सॉलिड आयरन, उसके निर्माण में अधिक आसानी हो गई फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स। ठीक है, और इससे मशीनें बनती थी, मीन्स मशीन बनाने के लिए लोहा आवश्यक था। तो इसलिए भी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई सबसे पहले। प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद द कंजप्शन, जिस हिसाब से कंजप्शन होता था, खपत होती थी या उपभोग होता था, उसके हिसाब से उत्पादन भी होता था। द एक्सपोर्ट बिजनेस ऑफ फ्रांस वॉज बेस्ड ऑन लग्जरियस गुड्स। फ्रांस का जो एक्सपोर्ट था, निर्यात था, तो वो उच्च कोट की जो वस्तुएं होती हैं, लग्जरियस गुड, उसका हुआ करता था। एंड द कंजप्शन ऑफ लग्जरियस गुड ऑलवेज रिमेन्स लिमिटेड, और जो लग्जरियस गुड की जो खपत होती है, उसका उपभोग होता है, वो लिमिटेड होता है, क्योंकि जो लग्जरियस गुड्स होता है वो हाई जो पर्सन्स होते हैं, हाई लेवल के, वही लोग उसको यूज करते हैं। वाइल द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड वर बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ गुड्स दैट ऑलवेज रिमेन्ड इन द हाई डिमांड्स, जबकि इंग्लैंड में ऐसी चीज़ों का निर्यात किया जाता था, उन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था जिनकी आवश्यकता ऑलवेज रिमेन्ड इन हाई डिमांड, जिनकी आवश्यकता हमेशा अधिक बनी रहती थी, तो वहाँ ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन किया गया। इंग्लैंड बिलीव्ड दैट इफ द सोर्सेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच गुड्स इन अ चीपर वे आर डिस्कवर्ड, तो इंग्लैंड ऐसा सोचता था, उसका ऐसा विश्वास था कि यदि यही जो सामान हम बनाते हैं, तो इसको बनाने के हम कैसे साधन खोज लें, चीपर वे, कोई ऐसा रास्ता हम निकाल लें जिससे इसी सामान को हम आसानी से सस्ते साधनों के तौर पे बना पाएं। देन दियर मार्केट कुड बी इंक्रीज फर्दर, तो उनका बाजार और आगे बढ़ सकता है। हेंस इंग्लैंड वॉज रेडी टू अडॉप्ट सच वेज, इसलिए इंग्लैंड ऐसे तरीकों को अडॉप्ट करने के लिए तैयार था, वाई विच इट कुड प्रोड्यूस द गुड ऑन अ लार्ज स्केल, जिससे उनका जो सामान है बहुत बड़े स्तर पे तैयार हो सके, ऐसे तरीकों से जिससे कम खर्चा हो और अधिक सामान उत्पादित हो जाए, तो उसके लिए भी वो तैयार थे। अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर, जो अर्धकुशल कारीगर थे उनकी भी उपलब्धता थी। व्हेन द फेडुअल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जब फेडुअल सिस्टम का अंत हो गया। व्हेन द फेडुअल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड, जब इंग्लैंड में सामंती जो प्रथा थी, व्यवस्था थी, वो खत्म हो गई, एबॉलिश्ड। इन इंग्लैंड सेमी स्किल्ड लेबर स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन सिटीज, तो जो अर्धकुशल कारीगर थे उनकी बहुत बड़ी संख्या कहाँ जा बसने लगी, शहरों में। आफ्टर द रिवोल्यूशन स्टार्टेड दे बिकम अवेलेबल टू वर्क ऑन मशीन्स, तो जब ये औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुई, तो ऐसे कारीगर मशीनों पे काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड वॉर, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द वॉर ऑफ नेपोलियन कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। जो फ्रांस की क्रांति हुई और नेपोलियन से युद्ध हुआ, इससे भी इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसको बहुत ही सहायता मिली। फ्रांस के युद्ध के कारण और नेपोलियन के युद्धों के कारण जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इसका बहुत तीव्र विकास हुआ। ड्यूरिंग द वॉर इंग्लैंड फेल्ट द नीड ऑफ improved wage production to meet the demands of his soldier and the soldiers of its allied countries। तो जब युद्ध हुआ, तो युद्ध के दिनों में इंग्लैंड ने ऐसा सोचा, जो उसके सैनिक हैं और उसके साथी देशों के सैनिक हैं, उनकी कुछ आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करनी है और उसमें हमें सुधार लाना है। तो युद्ध के समय उन्होंने सैनिकों की जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति की, और जो उनके साथी देश थे सैनिकों के, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की। Availability of capital, England had more capital to set up large scale industries compared to other European countries। दूसरे यूरोपीय की तुलना में इंग्लैंड के पास अधिक पूंजी थी, जिससे वो बड़े बड़े कारखाने लगा सकता था। The contemporary situation was supportive of collecting money and to promote its use। जो उसकी समकालीन परिस्थितियां थी
उससे और उसने क्या किया, कलेक्शन किया, कलेक्टिंग मनी, ठीक है, और उसके यूज को कैसे उसका यूज करे उसको प्रमोट भी किया। इन 18th century the businessmen of England got the facility of procuring loan and also accumulating the capital। 18वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड के बड़े बड़े उद्योगपति हुआ करते थे, बिजनेसमैन हुआ करते थे, उन्होंने ऋण को गेन करना, लोन को लेना तथा जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसको अकोमुलेट करना, संचित करना, इसकी सुविधा भी उनको मिलने लगी थी। मीन्स ऋण लेना और पूंजी को इकट्ठा करना, इसकी फैसिलिटी भी उनको मिल रही थी। सुटेबल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी अनुकूल थी। द जोग्राफिकल पोजीशन ऑफ इंग्लैंड वॉज फेवरेबल फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप व्यापारिक दृष्टि से देखें तो इंग्लैंड की जो कंडीशन है भौगोलिक दृष्टि से बहुत फेवरेबल थी। इंग्लैंड वॉज सराउंडेड बाई कोस्टल बॉर्डर्स फ्रॉम ऑल फोर साइड। इंग्लैंड तटीय जो बाउंड्री है उससे घिरा हुआ है चारों तरफ से। देयरफॉर इट रिमेन सेफ फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन, इसलिए जो बाहरी आक्रमण है इनसे बचा रहता है। दस इट कुड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो ये चारों तरफ से सेफ है, बाहर से आक्रमण नहीं हुए, तो इसलिए युद्ध में जो नुकसान होता था उससे बचा रहा। तो इसलिए भी यहाँ औद्योगिक जो विकास है उसको इंग्लैंड कर सका। द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन विच टुक प्लेस इन इंग्लैंड आल्सो प्रमोट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। भारत में जो कृषि की इंग्लैंड में जो कृषि की क्रांति हुई, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, ठीक है, इससे भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, औद्योगिक विकास हुआ। इसने भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया, प्रमोट किया। प्रमोटिंग साइंटिफिक इन्वेंशन, वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रोत्साहन, प्रमोशन। England compared to other European countries gave more freedom to its scientists regarding political and religious interference। दूसरे यूरोपीय की तुलना में, यूरोप के जो दूसरे देश थे उनकी तुलना में इंग्लैंड ने जो उसके वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने उनकी राजनीति और जो रीजनल इंटरफेरेंस है उसको मुक्त रखा, उनसे फ्री रखा। एंड गिव इंकरेजमेंट टू साइंटिफिक एसोसिएशन, जो वैज्ञानिक संस्थान थे उनको उसने अधिक उत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्डक्टिव सिचुएशन साइंटिफिक इन्वेंशन लार्जली टुक प्लेस इन इंग्लैंड। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में वैज्ञानिक आविष्कार बहुत अधिक हुए। तो जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, यूरोप के दूसरे देशों की तुलना में इसने अपने वैज्ञानिकों को जो धर्म के अगेंस्ट हस्तक्षेप होते थे, राजनीतिक मैटर्स हुआ करते थे, उससे इनको अलग रखा। इसने उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया। इसलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नए नए इन्वेंशन किए, जिससे उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत अधिक हेल्प मिली। तो ये कुछ रीजन थे, इसके कारण सबसे पहले इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुई। ओके।